वंदे मातरम विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के कक्षा 12 की जो क्विक रिवीजन की श्रृंखला है उसमें हमने अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस जो एक नंबर के रूप में आ सकते हैं, उनके पहले भाग का हमने अध्याय पिछले वीडियो में किया था, दिन किया था। आज हम कुछ प्रश्न जो, क्योंकि पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न बन रहे थे, तो मैं इसको 2 भागों में इसको विभाजित किया है। तो आज इसका सेकेंड भाग लेकर के मैं उपस्थित हूँ। सेकेंड भाग में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पहले भाग में नहीं पूछे गए वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरी प्रयास ये है कि प्रश्न पाठ से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, छोटे प्रश्न 1 नंबर के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रूप के पूछे जाएं या एक लाइन के रूप में या रिक्त स्थानों के रूप में, किसी भी तरीके से पूछे जाएं, आपके सारे प्रश्न हैं वो कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई? साम्यवादी पार्टी के रूप में मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1964 में, 1964 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जैसे कि आपको बताया कि भारत की विदेश नीति के संबंध में पिछले जो भी वीडियो है उसमें अपने देखा था विदेश नीति के क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे और विदेश नीति के कौन से 2 सिद्धांत जिसमें पंचशील और गुटनिरपेक्षता का जिक्र किया था। तो प्रश्न है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका भी आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। अगला हमारा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? जैसे बॉर्डर लाइन के संबंध में आपको पता होगा, रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन रेखा है। तो अब मैकमोहन का जिक्र है, तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, भारत और चीन के बीच में, और जिस पर समय समय पे विवाद या झड़पें भी होती रहती है। तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि विश्व के कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये संधि विभेदकारी है। ये संधि पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इस संधि में कहा गया है कि एक निश्चित सीमा के बाद में किसी ने परमाणु परीक्षण किए तो वो नहीं कर सकते, या 1900 जो भी साल दिया हुआ है उससे पहले अगर किसी ने परमाणु परीक्षण कर लिया है तो वो जायज़ है, लेकिन दूसरे अगर करेंगे तो गलत है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, और इस कारण से भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है। तो इसलिए भारत ने आज तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो भी संविधान के रूप में एक तरफ जहाँ अधिकार दिए हुए हैं, उसी तरफ वहाँ कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं जो राज्य सरकारों के लिए एक लाइट हाउस या गाइडलाइन का काम करते हैं कि सरकार को क्या क्या नियम बनाने चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। तो उनका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में? तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 में। इनके संबंध में अगर आप विस्तार से वीडियो जानना चाहें तो चैनल पे मैंने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? चीन का जो भी तिब्बत के साथ में विवाद है वो अभी भी चल रहा है, और जो विवादित तिब्बत के धार्मिक नेता है वो अभी भी भारत में शरण लिए हुए हैं। तो चीन ने भारत पे कब्जा कब किया था? तो 1950 में। सही आंसर है 1950। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटेन ने मिस्र पर कब और क्यों आक्रमण किया? आपको पता होगा मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तर की तरफ जो स्थित देश है, और काफ़ी पुराना देश है जिसमें पिरामिडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो अब इसमें प्रश्न है कि ब्रिटेन ने उस पर आक्रमण कब और क्यों किया था? तो 1956 में स्वेज नहर के मामले को लेकर के ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया था। स्वेज नहर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ने वाली विश्व की नहर है, और इसके बनने के बाद से जैसे जो यूरोप से भारत की तरफ जहाज वगैरह आते थे, उनको हजारों किलोमीटर अफ्रीका पूरे महाद्वीप का चक्कर लगा कर आना पड़ता था। उनको अब काफ़ी सहूलियत मिल गई है। उसके एक छोर पे स्वेज और दूसरे पे शहीद, पोर्ट शहीद और पोर्ट स्वेज 2 बंदरगाह है, उनसे स्वेज नहर से होकर के लाल सागर से होकर भूमध्य सागर से लाल सागर में होकर के अरब सागर में जहाज आ सकते हैं। तो हजारों किलोमीटर की दूरी और कई महीनों का सफ़र है वो कम हो गया है, इसलिए स्वेज नहर का विश्व में काफ़ी अधिक महत्व है। और इसी के कारण 1956 में स्वेज नहर का है वो लेकर के ब्रिटेन ने आक्रमण किया था। उसके बाद में वहाँ के शासक ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, WTO की फुल फॉर्म क्या है? WTO काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे कोरोना काल में कई लोगों को WHO के बारे में जानकारी मिली थी, या उस कभी चर्चित रहा था।
तो WHO का तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WTO का फुल फॉर्म आपको बताना है तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यानी विश्व में व्यापार से संबंधित जितने भी नियम वगैरह है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को रेगुलेट करना वगैरह, ये सब इसका काम है WTO का। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में की गई थी? भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनके निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था। उनका सही नाम है डॉक्टर ओमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा जो परमाणु वैज्ञानिक थे, उनके निर्देशन में ही भारत में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था। और उसके बाद में देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके निर्देशन में जो मिसाइल कार्यक्रम वगैरह वो भी शुरू किया गया था। तो शुरुआत जो परमाणु कार्यक्रम की है वो डॉक्टर ओमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? गुटनिरपेक्ष के बारे में पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा है। और ये ऐसा आंदोलन है कि दोनों जो महाशक्तियों, यानी जिस समय विश्व दो ध्रुवों में यानी दो भागों में बटा हुआ था, अमेरिका और रूस में, उस समय एक आंदोलन चला था जो उस समय नव स्वतंत्र देश थे, जिसमें एशिया और अफ्रीका के विशेष रूप से जो देश थे, उन्होंने किसी गुट में शामिल नहीं होकर के अलग से एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखी। उसकी नींव किस सम्मेलन से पड़ी? तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में जो हुआ था, उससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। और इसका जो पहला सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। इसका जिक्र भी पिछले वीडियो में भी हुआ था। तो वीडियो एक बार आप सारे वीडियो एक बार जरूर देख लें ताकि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे यहाँ भी इसमें वापिस मैंने बता दूं आपकी रिपीट के लिए, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन है वो बेलग्रेड, यानी उस समय जो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है उसमें हुआ था, सितंबर 1961 में हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति है वो 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किसने और कब की? जैसा कि आपको पता है कि भारत के विशेष ये भारत के संदर्भ में है, और इसकी सिद्धांत की घोषणा है वो 19 अप्रैल 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रमुख थे चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की थी। तो कब की थी? 29 अप्रैल 1954 में। और किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की थी। अगला है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने भारत में आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 में किया था। यानी 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, तिब्बत की किस धार्मिक नेता ने भारत में शरण ली और कब ली? जैसे कि अभी आपने इसी वीडियो में देखा था कि तिब्बत पे चीन ने कब्जा किया था। अब उस समय वहाँ के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने भारत में शरण ली थी और अभी तक वो है बरकरार है। तो उसमें सही आंसर उसका है दलाई लामा। और दलाई लामा ने 1959 में शरण ली थी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपना है वो निवास बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा का नाम काफ़ी फेमस है, विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो भारत चीन के बीच में अभी पिछले प्रश्न में जिक्र किया था सीमा विवाद, और उसी सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है या मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि भारत और चीन के बीच में और सबसे बड़ा सीमा विवाद है वो यही है। क्योंकि भारत अब ये जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह ये सारे भारत के हिस्से हैं, लेकिन चीन कई बार इनको अपने नक्शे में बताता है या उसकी मानता है कि वो ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह उसके भाग है, या अक्सर चीन के काफ़ी हिस्से पे उसने कब्जा किया हुआ है। तो इस तरीके से ये विवाद है वो अक्सर चलता रहता है, सीमा पर झड़पें होती रहती है। तो भारत चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सीमा विवाद, बॉर्डर जो इशू है। अगला है, सिंधु नदी जल संधि की कब और किसके बीच में हुई? सिंधु नदी आपको पता होगा कि भारत से बह करके पाकिस्तान में जाती है। तो उसके संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी जनरल अयूब खान के बीच में समझौता हुआ था। इसको सिंधु नदी जल संधि समझौता कहते हैं। और ये जल संधि है वो 1960 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1965 में किन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ? तो ये भारत के संदर्भ में और इसी पार्ट से संबंधित है। तो भारत के विदेश संबंधों के संबंध में 1965 में किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज काफ़ी चर्चित रही और खास करके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान।
तो उसकी स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है वारसा पैक्ट नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया? जैसा कि पिछले जो वीडियो था इसी पार्ट का जो क्विक रिवीजन का था, उसमें पहला ही प्रश्न था कि नाटो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किस संगठन के द्वारा। तो नाटो की जो स्थापना है, आपको बता दूं कि ये आपकी रिवीजन हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा की गई थी। उसी के खिलाफ में या उसी के मुकाबले में वारसा पैक्ट नामक संगठन है वो बनाया गया था। तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उस समय विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। तो एक ध्रुव ने नाटो को स्थापना की, तो दूसरे ध्रुव ने वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था, यह संगठन का निर्माण किया गया था। इस तरीके से इस पार्ट के जितने भी प्रश्न शेष रहे थे भारत के विदेश संबंध, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के सारे प्रश्न मैं प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरे हो जाए। तो चैनल पे बने रहें, और अगर प्रश्न या मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।